तो एक बार फिर से लीगल ग्लॉसरी के साथ, ठीक है। जो अभी लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया था, जो पेपर मैंने आपको कल दिखाया था कि ये क्वेश्चन आए, उसी में से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उसमें, और फिर कुछ एडिशनल आपको और बताऊँगा जो अन्य पेपरों में आया होगा, ठीक है। तो उससे हम शुरुआत करेंगे इसकी। तो आज लीगल ग्लॉसरी का जो पहला शब्द है वो क्या है, ये न्यूडम पैक्टम के बारे में। अब न्यूडम पैक्टम के बारे में आपको उसमें दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। न्यूडम पैक्टम का बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम है, मीन्स अ बेयर और नेक्ड एग्रीमेंट, ठीक है। बेयर और नेक्ड एग्रीमेंट, अ प्रॉमिस मेड बाय वन पार्टी विदाउट रिसीविंग एनीथिंग और वैल्यू इन रिटर्न अंडर द इंडियन पेनल कोड, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन, ठीक है ना। ठीक है, ये पार्टी फंड कहलाता है इसमें, इसको कंसिडरेशन कहते हैं। अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली नॉट एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट लॉ, ठीक है। ये तो इसका देखो इंग्लिश मीनिंग है। उत्तराखंड में जो मैक्सिमम बच्चे, देखो इनमें से अगर देखो 2-3 भी रिपीट हो गए, 4-5 रिपीट हो गए तो आपको बेनिफिट होगा। इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश में जो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। न्यूडम पैक्टम का मतलब होता है किसी अनुबंध के वैध होने के लिए उसे, अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगलाइज है या नहीं है, वैध होने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपसी जो इरादे को दर्शाना चाहिए, जिसमें प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल शामिल होता है। यानी कि जैसे इसमें दिख भी रखा है इसमें हिंदी में, लेकिन इसका जो फॉन्ट सही नहीं है, ये ऐसा समझो जिसमें क्या होता है, एक पक्ष कुछ वादा करता है लेकिन उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं मिलता। 1872 के अनुसार क्या होता है, ये क्या होता है, सामान्यतः न्यायालय में लागू नहीं कराया जाता है। इट डिनोट्स एन एग्रीमेंट वेयर अ पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस विदाउट रिसीविंग एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं लेते हो उसमें से, और आप जैसे मतलब सीधा सीधा क्या है, आपने क्या है कि मैं तुझे, जैसे इसमें देखो एग्जांपल है कि मैं तुम्हें क्या है 5,000 रुपये दूंगा और कुछ देता नहीं है, ये करता है। मतलब किसी ने बोला कि भाई मैं तू मेरे ये काम कर दे, ठीक है, मैं तेरे 5,000 रुपये दूंगा, यानी केवल क्या उसने सिर्फ बोला है। तो आप ये समझ लो, आपने हाकम सिंह को क्या कर दिया, पैसा दे दिया, ठीक है ना। आपने हाकम सिंह को बोला, हाकम सिंह बोला कि मुझे क्या है कि मैं तुम्हें क्या है 2 लाख रुपये दूंगा और मेरी जॉब लगा दो, ठीक है। हाकम सिंह को 2 लाख रुपये जॉब लगा दूंगा, आपने 2 लाख रुपये दे दिए, ठीक है ना। लेकिन कोई न रिसीविंग है ना कुछ है ना किसी प्रकार का, कभी भी उसने आपको जॉब भी नहीं लगाया, तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप उसको लेके कोर्ट में क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूडम पैक्टम कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा क्या है, ऐसा अनुबंध जो क्या है वैध होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आपसी दर्शाना चाहिए, जिसमें प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिफल शामिल हो, तो उसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कुल मिला के इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्रॉमिस विदाउट रिसीविंग एनीथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटीज कंसाइड के रूप में किया जाता है इसको। अगला है पर्सन नॉन ग्रेटा, ठीक है ना। पर्सन नॉन ग्रेटा मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको मैं ऐसा समझा देता हूँ, ठीक है ना। पर्सन नॉन ग्रेटा का मीनिंग होता है कूटनीति, जो डिप्लोमेसी होती है में, यह एक विदेशी राजनयिक होता है जिसे मेजबान देश यानी होस्ट कंट्री अपने देश में वापस बुलाने के लिए करता है। तो डिप्लोमेसी में क्या होता है, इन अ डिप्लोमेटिक टर्म यूज अ इंटरनेशनल लॉ में यूज़ होता है पर्सन नॉन ग्राटा, ठीक है ना। तो इसका जो पहला यूज़ होता है किस में होता है, डिप्लोमेसी में होता है, यानी कि कूटनीति में होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है। अ स्टेट कैन डिक्लेयर अ फॉरेन डिप्लोमेट और ऑफिशियल as a person non grata, meaning that person is no longer acceptable and must leave the country. This right is recognized under the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, ठीक है। तो यह कूटनीति में एक विदेशी राजनयिक शब्द होता है जिसे मेजबान देश अपने देश में वापस बुलाने के लिए करता है। अनवेलकम पर्सन, यानी आपको किसी ने बुलाया नहीं, आप पहुंच गए, ठीक है ना। जैसे आप किसी के बर्थडे में पहुंच गए बिना बुलाए, ठीक है ना, आपको बुलाया नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़े लेवल पे होना चाहिए, उसके बारे में वो बात करता है, ठीक है ना। उसके अनवेलकम पर्सन एज अ लीगल टर्म इन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अ स्टेट प्रोहिबिटिंग एंड डिप्लोमेट या डिप्लोमेट फ्रॉम एंटायरिंग द कंट्री,
मतलब कोई व्यक्ति आपके देश में अगर आ रहा है तो उसको क्या है, आप उसे रोकते कि नहीं अभी हाँ मत आओ, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, तो उसके लिए बात कही जाती है, ठीक है ना। अगला जो तीसरा वर्ड है उसमें उसका नाम है लिस्पेंडेंस। लिस्पेंडेंस का जो बेसिक मीनिंग होता है, ठीक है, इसको लिस्पेंडेंस भी कहते हैं या इसको पेंडेंट लाइट भी कहते हैं, ठीक है, PNDNT पेंडेंट लाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसका जो हिंदी मीनिंग है मुकदमा लंबित रहना, यानी कोई मुकदमा है उसको आपने पेंडिंग रह गया उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं इसमें। देखिए अवेटिंग अ लिटिगेशन और पेंडिंग अ लिटिगेशन विच अपील अ कोर्ट ऑर्डर विच आर इन इफेक्ट वाइल अ मैटर इज पेंडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी क्या है जब किसी प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा होता है न्यायालय में विचाराधीन हो, उस दौरान संपत्ति का हस्तांतरण न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो सकता है, ठीक है, 1872 की धारा में वर्णित है, ठीक है। माना किसी के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है, उस दौरान कोई ज़मीन मतलब इसका मतलब सीधे ये होता है, मुकदमा लंबित होने का मतलब क्या होता है कि किसी परिवार के बीच में किन्हीं लोगों के बीच में ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, ठीक है ना, और वह ज़मीन बेच देता है, मतलब एक तरफ मुकदमा चल रहा है ज़मीन बेच, तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार उस ज़मीन को स्वीकार करना होगा, वहाँ से वह बेहतर अधिकार का दावा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है पैक्टो संट सर्वेंडा, ठीक है ना, समझौतों का पालन किया जाना। इसका मतलब क्या होता है, समझौतों का पालन किया जाना। देखो ये पढ़ने में थोड़ा आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन ये कि पेपर में आएगा तो आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका जैसे पैक्टा सुंट सर्वेंडा याद तो करना ही पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होंगी, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे इससे कम से कम। पैक्टा सुंट सर्वेंडा यानी समझौतों का पालन किया जाना, इसका मीनिंग क्या है, समझौतों का पालन किया जाना। पैक्टा सुंट सर्वेंडा इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी इंटरनेशनल लॉ से मीनिंग है। देखो ये पूछा गया है पिछली बार, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। इंटरनेशनल लॉ मीनिंग एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, यानी आपने जो एग्रीमेंट किया है उसको बनाए रखो, ठीक है। जैसे भारत का किसी विदेशी देश के साथ क्या संधि हो जाती है, तो दोनों देश प्रावधानों का क्या है पालन करने के लिए बाध्य होंगे, यदि कोई दोषी से तोड़ता तो उसका उल्लंघन माना जाता है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या होता है, इसको उल्लंघन माना जाता है। अगला जो है वो है एक्वेसी। एक्वेसीज मीन्स मतलब क्या होता है, मौन स्वीकृति, ठीक है। एक्वेसीज मीन ACQUIESC, एक्वेसीज मीन्स होता है मौन स्वीकृति, यानी किसी चीज़ को क्या है आपको सिंपली क्या स्वीकृत करना है। इसका मतलब क्या होता है, एक्वेसीज का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन विदाउट प्रोटेस्ट, यानी बिना किसी, टू गिव पैसिव एसेंट, और ठीक है ना, टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन विदाउट प्रोटेस्ट, या फिर टू गिव पैसिव एसेंट और द टैक्टिक एसेंट, पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिचुएशन, यानी पैसिव एक होता है एक्टिव, होता है पैसिव, ठीक है ना। तो विदाउट प्रोटेस्ट यानी आपने किसी का क्या करना है, किसी प्रकार का क्या है प्रोटेस्ट नहीं करना। इन लीगल टर्म इफ अ पार्टी इज अवेयर ऑफ दियर राइट बट फेल टू असर्ट देम, ठीक है ना, फेल टू असर्ट देम राइट बट फेल टू असर्ट देम विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, दे मे बी सेड टू हैव एक्वायर्ड विच कैन affect their legal standing. It has significant implication in equity law and कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है ना। अब आपको लॉ तो नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, लेकिन आपको सिंपल से पता कि आपको देखो यहाँ पर क्या याद रखना, टू एक्सेप्टेंस सिचुएशन विदाउट प्रोटेक्ट, ठीक है ना, बस प्रोटेस्ट यानी आपको सिचुएशन को स्वीकार करना बिना किसी प्रोटेस्ट के, यानी उसके पैसिव नहीं जाना आपको, ठीक है ना। ये क्या है, इसका मौन स्वीकृति होता है, आप चुप रहे, कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। जैसे माना बात क्या है, आपको कोई किलर बोला, अब आपको क्या है, किलर का बेसिक मीनिंग दो तरह से होता है कि भाई किलर लग रहा है, ठीक है ना। एक को आपने किलर ऐसा बोला कि आपने पहले क्या बहुत उल्टे काम कर रखे और आपको कोई किलर कहता है, ठीक है, तो आप उसमें हंसते हो, तो ये क्या होता है, एक्सेप्ट अ सिचुएशन विदाउट प्रोटेस्ट, आप प्रोटेस्ट नहीं करते क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हो और आपको कोई किलर कह रहा है, आप चुपचाप उसको सुन रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। यदि एक कर्मचारी को पता है कि उसने क्या किया है, न्यायिक उसके अनुचित व्यवहार किया है, लेकिन वह वर्षों तक चुप रहा, फिर अचानक मुकदमा करता है, तो न्यायालय कह सकता है कि उसने कर लिया है, ठीक है ना। यानी कि
एक्वेसीज का मतलब ये होता है कि आप पहले चुपचाप रहे, बाद में आप मुकदमा कर रहे हो, तो उसको एक्वेसीज कहते हैं, यानी मौन स्वीकृति से बोलते हैं। अगला है म्यूटेसिस म्यूटेंडिस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया पहले। इसको कहते हैं हिंदी में आवश्यक परिवर्तनों के साथ। बस आपको देखो, अगर पेपर में निकालना तो आपको ये याद रखना है बस, म्यूटेटिस और म्यूटेंडिस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड विद द एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, विद द नेसेसरी चेंज, ठीक है ना, आवश्यक परिवर्तन, जो आपको ज़रूरत होता है उतना आपको चेंज लेके आना, उसके हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता की कोई धारा किसी नई कंपनी या विधि में लागू होगी, यानी उसी नई धारा की नई परिस्थितियों के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव के साथ लागू किया जाएगा, ठीक है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ। यानी अगर आपको कोई नई चीज़ लेके आनी है, यानी कोई कंपनी का आपने खोल दी, ठीक है ना, उसमें आपको वो चेंज लाना, तो उसके बारे में। अगला है इंटर अलिया। इंटर अलिया का मतलब क्या होता है, अन्य बातों के अलावा, ठीक है ना। अमंग द थिंग इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द स्पेसिफिक पॉइंट आइटम और फैक्टर बीइंग मेंशन्ड, ठीक है ना, अन्य बातों के अलावा आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को बारे में बताना है, करना है, उसको क्या है, इंटर अलिया कहते हैं। इंटर अलिया मैंने अन्य बातों के अलावा। ठीक है ना, यानी जैसे मान लो तो एक एग्जांपल जैसे ये लिखा है यहाँ पर हमने कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह निर्देश दिया कि सरकार 3 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करे, यानी कि इसके अलावा और भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर जब रिपोर्ट नहीं आए तो सरकार मतलब न्यायालय ने बोला कि भाई अब तुम 3 महीने के अंदर क्या है रिपोर्ट प्रस्तुत करो, तो उसको क्या करेंगे, इंटर अलिया कहेंगे इसको, ठीक है। अगला है एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी मूल्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैल्यू या मूल्य के अनुसार, ठीक है, इसका मीनिंग है, ठीक है ना। इसको हम अगर आपको थोड़ा सा वैसा देखना है, इसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू यानी एक कर या शुल्क को संबंधित करता है। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, ये क्या कहता है, एक प्रकार का कर या शुल्क को संदर्भित करता है। रेफर टू अ टैक्स और ड्यूटी दैट इज calculated as a percentage of the value of the goods, property and transaction being taxed, ठीक है ना, यानी जो आपको लगाना है, यानी जैसे क्या किसी आभूषण पर 3% लगाया जाए तो उसकी कीमत क्या 1,00,000 रुपये है, तो 3,000 रुपये क्या होगी, यह कर है, 3,000 रुपये क्या है, 3% कर लगाया जाता तो 3,000 रुपये क्या हो, कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एड वैलोरम के बारे में हो जाएगा। एड वैलोरम का संबंध बेसिकली किससे है, मूल्य के अनुसार, टैक्स के बारे में है, मूल्य के अनुसार इसके बारे में आएगा। अगला जो है वो है प्रो बोनो पब्लिको, ठीक है ना। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या होता है, तो प्रो बोनो पब्लिको का मतलब सीधे से क्या होता है, जनहित के लिए, ठीक है। प्रो बोनो पब्लिको, देखो पब्लिको आप यहाँ समझते हो, पब्लिक समझ सकते हो, अगर आपको याद रखना, मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म्स आप देख लेना, जनहित के लिए, फॉर द पब्लिक गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड विदाउट अ फी और एट अ रिड्यूस फी, ठीक है ना। तो पब्लिक के ऊपर वाले मैंने क्या किया, टैक्स, मूल्य के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पड़ रहा है, प्रो बोनो पब्लिको, ऊपर क्या था, एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है, मूल्य के अनुसार टैक्स, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के अनुसार टैक्स पड़ेगा आपको। प्रो बोनो पब्लिको का मीनिंग होता है जनहित के लिए, यानी पब्लिक सर्विस के लिए अगर आपने कोई चीज़ की है, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ की है तो फ्री होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या कि जब कोई अधिवक्ता यानी जो एडवोकेट बिना फीस किसी गरीब व्यक्ति पे का मुकदमा लड़ता है तो वह यह काम कर रहा होता है। भारत में 1987 के तहत यह सेवा दी जाती है। जैसा आपने देखा ना, जॉली एलएलबी या अन्य किसी मामले में आपने कभी कोई यूट्यूब पे कोई देखा हो, उसमें देखा हो ना, जज कई बार बोलता है अगर आपके पास वकील करने का पैसा नहीं तो क्या है, ये कोर्ट ये अदालत आपके लिए क्या है, वकील प्रोवाइड कर सकती है। फिर वो कहता है कि वो वकील आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा, जो भी वकील की फ़ीस होगी कोर्ट देगा। इसको क्या कहते हैं हम, प्रो बोनो पब्लिको कहते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग। अगला है प्राइमा फेसा। प्राइमा फेसा आपने बहुत ज़्यादा पेपरों में सुना होगा, देखा होगा। प्राइमा फेसी जो होता है यही होता है, ठीक है ना। तो प्राइमा फेसी में देखिए, इसमें प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, ठीक है ना, प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में आपको क्या देखा, एट फर्स्ट साइट ऑन अ फेस
ऑफ इट। तो प्राइमा फेसी आपने कई बार सुना है। यदि पुलिस क्या करता है, प्राइमा फेसी की बात करती है, पुलिस के पास किसी व्यक्ति के विरुद्ध फुटेज और गवाह है तो न्यायालय कह सकता है कि यह प्राइमा फेसी का मामला बनता है और आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। तो प्राइमा फेसी मतलब होता है कि आपने जब कोई पुलिस और ईमानदारी से काम कर रहा है और आपने वही बता दिया कि भाई हम पुलिस के पास सारे सबूत हैं, तो वो उसको बेल नहीं मिलेगी। वो रहेगा कि प्राइमा फेसी देखा जाता है कि मतलब इसको बाहर नहीं कर सकता, ये खतरनाक हो सकता है। अगला जो है वह है पर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, पर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, असावधानी से। ठीक है ना, पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, असावधानी से। ठीक है ना, यानी थ्रो लैक ऑफ केयर, आपने कोई चीज़ क्या करी है, असावधानी से की है। ठीक है, जैसे एग्जांपल किया जाएगा, यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को नज़रअंदाज करते हुए निर्णय दिया, तो उस निर्णय को माना जाएगा कि वह मामला वह क्या है, तौर पर मतलब ये मसला के निर्णय के तौर पर मान्य नहीं होगा। ये तो आपको पता ही है उसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एक सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ को लेके कोई जजमेंट दिया है तो आप जो लोअर कोर्ट है उसको क्या है, डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये क्या है, पर इंक्यूरियम का मतलब होता है। अगला जो 12th है इसमें, ये विजिलेंटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस जूरा सब वेनिएट के बारे में, सब वेनिएंट। ठीक है ना, तो वेजिलेंटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस जूरा, तो आपको इसमें जूरा याद रखना है और इसमें क्या है, वेजिलेंटिबस याद रखना है, नॉन डोमिनेटेड जूरा याद रखना है। ठीक है ना, सब वेनिएट के बारे में याद नहीं, आपको पता है ये बेसिकली इंग्लिश नहीं है। ठीक है ना, ये लैटिन वर्ड है जो हमारे कानून में चलते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है। अब आपको लग सकता है ये बहुत टफ लगे, लेकिन अगर आप इनको लिख लो, ठीक है ना, और एक शॉर्टकट बना लो, तो आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कानून जागरूक लोगों की मदद करता है, वेजिलेंटिबस नॉन डोर्मेंटिबस। ठीक है ना, तो आप इनको याद रखते हैं, विजिलेंटिबस या विजिलेंटिबस नॉन डोर्मेंटिबस। ठीक है ना, जो कानून होता है वो जागरूक लोगों की मदद करता है, ना कि सोए हुए लोगों की। ठीक है ना, इसलिए क्या है, आपको क्या, यदि किसी व्यक्ति को पता है कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हुआ है, लेकिन वो 12 वर्षों तक कोई कदम ही नहीं उठाता है, तो सीधा सीधा क्या, उसका मुकदमा करने का जो अधिकार होता है वो भी समाप्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है ना, यानी कि अगर आप जागरूक हो तो आपको सब कुछ, कानून उन लोगों की मदद करता है जो सतर्क रहते हैं, ना कि उन लोगों की जो अधिकारों के प्रति लापरवाह रहते हैं। ये इसका मीनिंग है। इसमें जो लास्ट है वह है नॉसिटर अ सोसिस, अपने साथियों को पहचाना जाता है। ठीक है ना, नॉसिट्योर अ सोसिस मीन्स के अपने सहयोगियों द्वारा जाना जाता है। यानी कि किसी शब्द का अर्थ उसके साथ क्या है, प्रयुक्त अन्य शब्दों से समझा जाता है। जैसे माना बात, आपका कोई दोस्त है, तो अगर आपके बारे में कहीं बात हो गई, आपका दोस्त आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने, उस पर डिपेंड करता है। कानून की व्याख्या में ये बहुत महत्वपूर्ण कानून होता है कि किसी कानून में कोई शब्द अस्पष्ट हो तो उसके आसपास शब्दों के संदर्भ में समझा जाता है। ठीक है, इट इज़ नोन इट्स अ एसोसिएट्स, इसको, ठीक है, नॉसिट्यूर अ सोशीस का मतलब क्या होता है, इट इज़ नोन इट्स एसोसिएट्स, यानी जो उसके साथ की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कानून की किताब में जैसे कोई केस चल रहा है, किसी केस में क्या है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके आसपास के शब्दों के बेसिस पे आप उस टर्म को समझा सकते हो। यानी जैसे आपका कोई दोस्त है, कहीं चला गया और आपके बारे में जानना चाहता हो, तो आपका दोस्त जो आपके बारे में बताएगा वो सबसे बेस्ट होगा। हो सकता है आपके बारे में गंदा बोले, हो सकता है आपके बारे में अच्छा बोले, लेकिन जो भी होगा, नॉसिट्यूर अ सोशी इसको कहेंगे। ये सोशियल से मतलब है, यहाँ पर इसको सोशीस कहा गया है। ठीक है ना, तो ये आपके क्या है, टोटल मैंने आपको 22 करा दिए हैं इसमें से। ठीक है ना, जो लास्ट टाइम पूछे गए। बाकी कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।